मैं एक यूट्यूब चैनल चलाया करता था जिसमें मैं खाली वीरान जगहों पर जाता और प्राचीन वस्तुओं का पता लगाता, ठीक किसी खजाने को खोजने की तरह। जरूरी नहीं कि वो खजाना सोना चांदी या कोई महंगी वस्तु ही हो, लेकिन दूसरी तरह का महंगा सामान जैसे कि प्राचीन फर्नीचर, उपकरण आदि। अपने दो बचपन के दोस्तों के साथ मैंने आखिरी वीडियो एक पागल खाने की बनानी थी, जहां पागल अपराधियों को रखा जाता था। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि उस जगह के गार्ड वहां रह रहे अपराधियों पर अलग अलग प्रयोग करते थे और फिर उन्हें मार देते थे। यार, ये जगह तो बहुत ही डरावनी लग रही है। क्या हमें यहां जाना चाहिए? मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था जब एलियट ने मॉर्गन से यह बात कही। उसने हंसकर जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि वहां के पागल अपराधी तुम्हारे पीछे आएंगे? मुंह बंद रखो यार। तुम इस डरपोक को हमेशा हमारे साथ क्यों ले जाते हो डैनियल? तुम कितने बड़े बदतमीज हो। बस, अब बस भी करो तुम दोनों यार, बहुत हुआ। मैंने उन दोनों को शांत करवाया और शनिवार की रात वहां जाने का फैसला किया। उस रात पूर्णिमा थी, इसलिए चांद की रोशनी की मदद से हम सब कुछ देख पा रहे थे। वो पागल खाना रात के समय 1000 गुना ज्यादा डरावना लग रहा था। आसपास लगे पेड़ों से बड़े बड़े चमगादड़ लटके हुए थे। चांद की रोशनी जब उनकी आंखों पर पड़ रही थी तो उनकी आंखें चमक रही थी। हमने अपनी टॉर्च जलाई और उस जगह के अंदर चले गए। जैसे ही हम अंदर घुसे तो मुझे बहुत ठंड का एहसास होने लगा, ऐसे जैसे कोई सांप मुझे जकड़ रहा हो। क्या तुम्हें भी अचानक से ठंड महसूस हो रही है? हाँ, मुझे लगता है कि यह जगह काफी समय से बंद थी इसलिए। मॉर्गन एक नास्तिक था, इसलिए वो सिर्फ आंखों देखी बात पर विश्वास करता था। हम सामने जा रहे एक कॉरिडोर में चलने लगे। आसपास मकड़ी के जाले लगे हुए थे और हर जगह धूल मिट्टी थी। गंदी जमीन, इस्तेमाल किए हुए इंजेक्शंस, टूटे हुए ग्लास हर जगह पड़े हुए थे। हम एक कमरे के सामने आकर खड़े हुए जिसका दरवाजा लाल रंग का था। ये देखकर हमें बहुत ही हैरानगी हुई कि इतने पुराने और गंदे जेल में एक जगह ऐसी भी थी जिसका दरवाजा अब तक चमक रहा था। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने दरवाजे को धक्का दिया और हम अंदर चले गए। उस कमरे के बीचों बीच एक प्रोजेक्टर पड़ा हुआ था और एक तरफ सफेद रंग की स्क्रीन लटक रही थी। हम पुराने प्रोजेक्टर को देखकर बहुत खुश हो गए। बहुत सी दुकानें इस तरह के प्राचीन उपकरण के लिए अच्छी कीमत देने के लिए तैयार हो जाएंगी। ये देखने के लिए कि ये काम करता है या नहीं, एलियट ने बटन दबाया। क्या वाकई तुम्हें लगता है कि अब तक काम करता होगा? ऊपर से इस बिल्डिंग में बिजली भी नहीं है यार। मैं जो भी करता हूं उसमें तुम्हें हमेशा टिप्पणी क्यों देनी होती है? क्योंकि तुम हर बार गलत चीज में टांग जो घुसाते हो। मैं उन दोनों को लड़ने से मना करने ही वाला था कि अचानक उस कमरे की लाइट 2 बार जगमगाई और वो प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगा। बताओ हमें इजाबेल, क्या तुमने किया? मैंने क्या किया? क्या तुमने यहां आने से पहले उन 4 लोगों का कत्ल किया? हाँ, मैंने मारा उन्हें। लेकिन क्यों? क्योंकि जब वो चिल्लाते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है। तुम्हें कैसा महसूस होता है? मुझे जिंदा महसूस होता है, जैसे मेरे कान में गाना बज रहा हो। जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं उन लोगों के चेहरे याद करती हूँ, किस तरह वो अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। ओह, कितना मजा आया था जब चाकू उनके शरीर पर लगता है और लाल रंग का खून बहता है तो मेरा दिल खुशी से झूम उठता है। उस पागल रोगी को कैमरा में ये सब देखते हम सबके मुंह खुले के खुले रह गए। अचानक उस वीडियो में कुछ खराबी हुई और अब हमें लाल दरवाजों वाला कमरा दिखने लगा। क्या ये यही कमरा है? एलियट ने डरती हुई आवाज में सवाल किया। मैंने बिना स्क्रीन से अपनी आंखें झपकाए सर हिलाकर हाँ कहा। अब उस वीडियो में किसी ने अपने हाथों की मदद से वो दरवाजा खोला और हमें अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मंजर देखा। वही औरत अब एक बेड पर लेटी हुई थी और उसके हाथ बंधे हुए थे, जैसे एक पागल खाने में किया जाता है। वो चिल्ला रही थी और खुद को छुड़वाने के लिए अजीब बर्ताव कर रही थी। 3 लोग जिन्होंने सफेद रंग के लैब कोट पहने हुए थे उसके आसपास खड़े थे। उनमें से एक ने अपने हाथ में तारों के बैंड से हेडसेट लिया और उस औरत के जले हुए सर पर रख दिया, और दूसरे ने बिस्तर के पास रखी मशीन का बटन चला दिया और उस औरत को बिजली के झटके लगने लगे। हम देख सकते थे कि उस हेडसेट पर बिजली का करंट दौड़ रहा था और उस औरत के सर से धुआं आने लगा था। लेकिन हालांकि उसकी स्किन जल चुकी थी, लेकिन उसने चूं तक नहीं की, बल्कि वो पागलों की तरह हंसने लगी। मैं
उन लोगों की तरह चिल्लाऊंगी नहीं डॉक्टर, चाहे तुम जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। तुम मुझे दर्द दो और मैं जोर जोर से हंसूंगी। कभी भी किसी को भी मेरी चीख सुनने का मौका नहीं मिलेगा, चाहे तुम मुझे जितना मर्जी भी टॉर्चर क्यों ना कर लो। और फिर अचानक वो प्रोजेक्टर बंद हो गया और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। मैंने मॉर्गन को चिल्लाते हुए सुना और फौरन टॉर्च जलाई। मॉर्गन अपना मुंह पकड़कर जोर जोर से सांसें ले रहा था। किसी ने अपने नोकीले नाखूनों से उसका मुंह छील दिया था। और हैरानगी की बात तो यह थी कि एलियट गायब था। ये तुम्हारे साथ किसने किया? ओ माय गॉड, एलियट कहां है? हमें उसे ढूंढना होगा। हमें यहां से निकलना चाहिए फौरन। हम दोनों भागते हुए इस कमरे से बाहर निकले और हम एलियट को ढूंढने ऊपर जाने ही वाले थे कि हमें किसी के सिसकने की आवाज आने लगी। वो आवाज कॉरिडोर के दूसरे हिस्से से आ रही थी। क्या वो एलियट है? मुझे नहीं पता। मॉर्गन और मैं धीरे धीरे कॉरिडोर के दूसरी ओर बढ़ने लगे। जैसे ही मैंने अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई तो मैंने एलियट को एक टूटी हुई दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हुए देखा। उसने हमारी तरफ अपनी पीठ की हुई थी और सिसकते हुए आगे पीछे हिल रहा था। एलियट, क्या तुम ठीक हो? हे, उठो अब, हमें यहां से निकलना होगा। एलियट, चलो भी अब यार। मुझे लगता है कि कुछ हुआ है इसके साथ मॉर्गन। क्या तुम्हें लगता है कि अंधेरे में इसी ने तुम पर हमला किया था? मुझे नहीं पता, मैं बस यहां से निकलना चाहता हूं। क्या तुम लोग आ रहे हो? मैंने एक बार फिर एलियट को आवाज दी। एलियट, चलो यहां से चलें, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वादा करते हो? हाँ, चलो यार, अब यहां से चलते हैं। एलियट धीरे से उठा, लेकिन अभी भी वो पीछे नहीं मुड़ा। वो बस एक पुतले की तरह खड़ा रहा। मॉर्गन ने अपना आपा खो दिया और चिल्लाते हुए उसके कंधे पकड़े। बस बहुत हुआ तुम्हारा घटिया मजाक यार, हमें यहां से। वो डरावना मंजर देखकर मॉर्गन जोर से चिल्लाया और मैं भी उस जगह अब और नहीं रुक सका। हम दोनों अपनी जान बचाते हुए वहां से भागे और हमने पीछे से एलियट को कहते हुए सुना, ओह, मुझे आज भी उनका चिल्लाना पसंद है, जैसे मेरे कान में कोई गाना बज रहा हो। 8 महीने से हमने एलियट को नहीं देखा है। हम पुलिस के पास गए और उन्हें सब कुछ बता दिया। वो उस पागल खाने में हमारे दोस्त को ढूंढने गए थे, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। एलियट का लापता होना एक गुमशुदा इंसान के केस की तरह हो गया था। हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ और क्या वो जिंदा है भी या नहीं। हम तो इस वीरान जगह खोज के लिए गए थे और हमने हमेशा हमेशा के लिए अपने एक दोस्त को ही खो दिया। मैं नहीं जानता कि इजाबेल एक असली अपराधी थी या नहीं, और उसने जो उस वीडियो में कहा वो किया या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि किसी भी वीरान जगह में जाने से पहले सावधान रहें, क्योंकि आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। मेरा दोस्त रिकी एक एंटीक की दुकान चलाता था जो उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी। वो अक्सर ऐसी जगहों पर जाया करता था जहां उसे पुराना कीमती सामान मिल सके, जैसे कि पुरानी खाली जगहें, और उसके बाद वो उन्हें बेच दिया करता था। वो इसे खजाने की खोज का नाम दिया करता था। मैं भी उसके साथ कुछ जगहों पर जाता था, लेकिन उसे एक बार मैं अपने घर के पीछे वाले हिस्से में काम कर रहा था जब रिकी का फोन मेरे पास आया। हाँ, क्या तू आज फ्री है? अरे यार, आज मुझे ये वाइन कैबिनेट का काम खत्म करना है। हाँ, तो इसे कल कर लेना, मुझे यहां तेरी जरूरत है यार। मुझे जंगलों में एक पुरानी फैक्ट्री के बारे में पता चला है। 10 मिनट में निकलते हैं, वरना शाम होने से पहले वापस नहीं आ पाएंगे। ठीक है। मैंने मुंह हाथ धोए और दूसरी टी शर्ट पहन ली। मॉम को मैंने बता दिया कि मैं डिनर के लिए लेट हो जाऊंगा। अपनी जैकेट की जेब में मैंने टॉर्च और एक चाकू रख लिया। मैं अपना स्कूटर लेकर रिकी की दुकान तक पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो वो अपने दुकान बंद कर रहा था। उसके हाथ में एक बैग और मेटल डिटेक्टर था। तो क्या तुम एक और खजाने की खोज के लिए तैयार हो मेरे दोस्त? चल चल बैठ, देखना एक दिन तू इन खोज के चक्कर में बुरा फंसेगा। तभी तो तुझे बुलाया मेरे दोस्त। बड़ी सी मुस्कान लिए वो मेरे स्कूटर पर बैठ गया और हम उस जगह की तरफ बढ़ने लगे। शहर के आखिर में एक घना जंगल था। लोग वहां पैदल यात्रा करने जाते थे। आसमान में बादल छाए हुए थे, इसलिए कुछ मिनट बाद हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। जंगल में हमें अलग अलग तरह के कीड़ों की आवाज आने लगी। मैंने अपनी स्कूटी पैदल चलने वाले रास्ते की शुरुआत में लगे एक पेड़ के नीचे ही खड़ी कर दी और रिकी के पीछे जंगल के अंदर चलने लगा। जैसे जैसे हम जंगल की ओर अंदर जाने लगे, जंगल की आवाजें हमें और जोर से सुनाई देने लगी।
15 मिनट तक चलने के बाद हम एक पुराने जंग लगे दरवाजे के सामने आ खड़े हुए। रिकी ने दरवाजे को धक्का देते हुए कहा, चलो चले, मैंने कल ही इस जगह की खोज की थी, मैं नहीं जानता था कि इतनी बड़ी जगह यहाँ आराम कर रही है। रिकी सही कह रहा था, वो फैक्ट्री वाकई एक बहुत बड़ी जगह थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी, दीवारों पर सीलन के कारण वहां पेड़ उग गए थे, सीलन की बदबू थी और हर जगह धूल ही धूल थी। कौवों का एक झुंड हमारे सर के ऊपर से उड़कर निकला। एक शब्द में कहूं तो उस जगह में मुझे डर लगने लगा। वो ये जगह तो काफी डरावनी है। हाँ सही में यार, मैंने सुना है कि यहाँ आग लग गई थी और कोई बचकर नहीं निकल पाया था। क्या? आखिर तुम ऐसी जगह अपनी शक्ल देखो डरपोक कहीं के। ये बहुत ही घटिया मजाक था रिकी मास्टर। मुझे कल ही इस जगह के बारे में पता चला, मैं नहीं जानता कि यहाँ क्या हुआ था। अंदर कुछ भी हो सकता है, इसलिए तैयार रहना। रिकी ने फिर से मजाक करने की कोशिश की और मैंने उसे हमेशा की तरह नजरअंदाज कर दिया। फैक्ट्री के अंदर जाने से पहले हम उस जगह की अच्छे से छानबीन करना चाहते थे, इसलिए हमने बाहर घूमना शुरू कर दिया। फैक्ट्री के पिछले हिस्से में हमें कूड़े का एक ढेर मिला और उसी के पास हमें टूटा हुआ फर्नीचर भी दिखा। हमने उस जगह में सामान ढूंढना शुरू किया। जैसे ही हमने मेटल डिटेक्टर को कूड़े के ढेर में घुमाया तो वो जोर जोर से आवाजें करने लगा। आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हमें कुछ चांदी की प्लेट्स और एक टूटी हुई एंटीक घड़ी मिली। मुझे नहीं लगता कि हमें यहां कुछ मिल पाएगा, प्लीज मेरी मदद करो। ये कौन है? मुझे लगता है कि एक लड़की की आवाज है। प्लीज मेरी मदद करो। हम उस आवाज का पीछा करने लगे और एक ऐसी जगह पहुंचे जहां 4-5 स्टोर रूम थे। बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे वॉशरूम जाना है। ये खून रुकना बंद नहीं हो रहा, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहां से बाहर निकलने की मदद करो। ओह माय गॉड, तुम कहां हो? मैं इस अंधेरे वाली जगह में हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब वो मुझे यहां लाया था तो उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। क्या? पर आंखों पर पट्टी किसने बांधी? उस आदमी ने जिसने मुझे हाईवे पर लिफ्ट दी थी। मैं सच कह रही हूं, वो मुझे मार डालेगा, प्लीज तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। रिक और मेरे होश उड़ गए। हम उस लड़की की बातें सुनकर बहुत डर गए थे। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम पुलिस को फोन करो, मैं ताला तोड़ता हूं। मैंने फौरन 911 पर फोन किया और एक खाली वीरान फैक्ट्री में एक लड़की के मिलने के बारे में उन्हें बताया। पुलिस ने कहा कि वो 15 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। इतने में रिक एक बड़े से पत्थर की मदद से उस ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगा। 4-5 बार मारने के बाद वो ताला टूट गया और हम आखिरकार देख पाए कि अंदर क्या था। एक लड़की ने टी शर्ट, जैकेट और नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। दरवाजा खोलते ही अंदर की बदबू बाहर निकली और हमें एहसास हुआ कि उस कमरे से पसीने और पेशाब की बदबू आ रही थी। वो लड़की एक फटे हुए गद्दे पर बैठी हुई थी। उसके हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे और उसके पैर भी बंधे हुए थे। वो हिल तक नहीं पा रही थी। हमें देखकर वो रोते हुए कहने लगी, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे खोल दो। और तभी मेरे पास लगे एक पेड़ पर गोली आकर लगी। ओह नो, आखिरी आदमी है कौन? रिक और मैं अपनी अपनी जान बचाकर फौरन उस कमरे के अंदर घुस गए और उसका शटर बंद करने की कोशिश करने लगे। जब शटर नीचे हो रहा था तो हमने एक अजीब से दिखने वाले आदमी को हमारी तरफ भागकर आते हुए देखा। उसके हाथ में बंदूक थी और वो चिल्ला रहा था, तुम इसे नहीं बचा सकते, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम तीनों को एक एक करके मार डालूंगा। जैसी वो शटर पूरी तरह बंद हुआ, उस आदमी की उससे टक्कर हो गई। रिक और मैंने अपने अपने पैरों से उस शटर को बंद रखने की पूरी कोशिश की ताकि वो आदमी उसे खोल ना पाए। वो दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा और चिल्लाने लगा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये लड़की मेरी है, दरवाजा खोलो और लड़की को मेरे हवाले कर दो। पुलिस रास्ते में ही है, तुम जेल में सड़ोगे पागल आदमी। तुमने पुलिस को फोन कर दिया तो तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें छोड़ देंगे? ये लड़की यहां से जिंदा वापस जाएगी और अगर किसी को भी मार मिलेगी तो वो होगा तुम, समझे? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, कसम है मुझे, मैं तुम्हारे लिए जरूर वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे मिलूंगा सैरा। नरक पे सड़ोगे तुम। और तभी हमें कुछ दूरी से पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। उस आदमी ने दरवाजा पीटना बंद कर दिया और उसके भागने की आवाज धीरे धीरे कम हो गई। उस दिन हमें कोई खजाना नहीं मिला, लेकिन हमने एक लड़की की जान बचाई। उसे टॉड नाम के इस आदमी ने पैदल यात्रा करते हुए अगवा किया था। पहले उसने उसे बेहोश किया और फिर उसके हाथ पांव बांध दिए और उसे इस खाली फैक्ट्री में ले आया। उसने इस लड़की को कैदियों की तरह स्टोर रूम में रखा और फिर दिन बर दिन उस पर अत्याचार किए।
एक दिन जब उस लड़की ने भागने की कोशिश की तो उसने उसके हाथ काट दिए। वो लड़की अपने परिवार के पास वापस चली गई और एक हफ्ते के अंदर अंदर पुलिस ने उस आदमी को भी पकड़ लिया। उसे शहर में एक छोटे से पब से पकड़ा गया। पुलिस को यह भी पता लगा कि टॉड नाम का यह आदमी दरअसल एक सीरियल किलर था जिसने इससे पहले 3 और लड़कियों का कत्ल किया था। उनमें से 2 लड़कियों के गुमशुदा होने की खबर 1 महीने पहले ही दर्ज हुई थी। रिक और मैं खुश थे कि हम उस जगह पर गए, वरना वो बेचारी लड़की भी मर जाती। हे गाइस, मेरा नाम है लियोन। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं डरावनी कहानियां और नई नई जगहों के बारे में वीडियो डालता हूं। हाँ, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, एक भूतों का चैनल। ये कहानियां सच्ची नहीं हो सकती, ये जरूर झूठी कहानियां दिखाता होगा। और सच कहूं तो आप लोग सही सोच रहे हैं। सभी डर बस दिखावे के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो झूठी नहीं है। उस रात मैंने जो कुछ भी अनुभव किया वो सच था। और जानते हो क्या, मेरी टीम और मैंने किसी ऐसी चीज का सामना किया जो भूतों, ज़ॉम्बीज़ और राक्षसों से कई बढ़कर थी। हमारा सामना दुनिया के सबसे खतरनाक और निर्दयी प्राणी से हुआ, इंसान। उस दिन हम जर्मनी जा रहे थे। हमारा मकसद उस छोटे से गांव में रुकने का नहीं था, जिसका नाम मैं आपको नहीं बताने वाला, बल्कि हम तो उस जगह से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बने एक पुराने वीरान हॉस्पिटल में भूत की खोज पर जा रहे थे। जब हम आराम करने के लिए रुके तो हमें वो छोटे गांव से ज्यादा एक छोटा शहर लगा। हो सकता है कि जर्मनी के बारे में कोई बहुत अच्छी राय ना रखता हो, लेकिन वहां के लोगों ने हमारा स्वागत बहुत दिल से किया और हमें ऐसा महसूस करवाया जैसे हम उनके परिवार का हिस्सा हैं। हमने तय किया था कि हम इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर हमने उस रात किसी होटल में रुककर उस जगह का आनंद लेने के बारे में सोचा। टूरिस्ट? क्या तुम यहाँ रहना? इससे पहले कि वो कुछ कहता एक लड़की बोल पड़ी। माफ करना, फ्रांस को अच्छे से हिंदी नहीं आती। वो कह रहा था कि क्या आप लोग टूरिस्ट हैं और क्या आप आज इसी जगह रुकने वाले हैं? हाँ, क्यों? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, हम तो बस हेलो कहने के लिए आए थे। मेरा नाम एमा है। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। लियोन। अच्छा कैमरा है। क्या आप लोग यूट्यूबर्स हैं? हाँ, बिल्कुल। हमारा भूतों पर एक यूट्यूब चैनल है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। दरअसल हम एक और मकसद से आए थे। क्या आपने कभी ट्रेजर हंट खेला है? हाँ बिल्कुल, हम हमेशा ये खेलते थे। बहुत अच्छे। तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ का एक रिवाज है कि हम हर टूरिस्ट के साथ ये खेल खेलते हैं, लेकिन खजाना जंगल में किसी ऐसे घर में रखा जाता है जहां भूतों का वास हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये खजाना ढूंढ पाओगे? मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूं। मुझे यकीन है कि तुम इस पर बहुत ही बढ़िया यूट्यूब वीडियो बना सकते हो। ये बहुत ही अच्छा रहेगा अगर हमारे छोटे से शहर की एक वीडियो दुनिया का हर आदमी देख पाए तो। हम जरूर बनाएंगे। हालांकि मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकती कि ज्यादा लोग इसे देखेंगे, लेकिन हम जरूर जाएंगे, और आज रात को ही। और ज्यादा से ज्यादा यही बुरा होगा कि भूत हमें मार डालेंगे और ये जगह मशहूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप नहीं जानते कि हमारे लिए कितनी बड़ी बात है ये। हम जाकर खजाना छुपाते हैं। रात होने से पहले वहां मत जाना, ओके? मुझे लगता है कि हमें रात की तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे ही रात हुई तो हमारी पूरी टीम उस वीरान जगह पर पहुंच गई। हमें यह बात तो माननी पड़ेगी कि इस वीडियो ने हमारे चैनल के लिए हमें काफी अच्छा कंटेंट दिया था। वो जगह टूटी फूटी थी, डरावनी थी, और वहां ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। मुझे मानना पड़ेगा कि मैं ये सब देखकर काफी हैरान तो हो गया हूं। क्यों जूलिया? हाँ, उन लोगों में वाकई यहां आकर कुछ छुपाने की काफी हिम्मत है। बाकी सभी जब एक दूसरे से बात कर रहे थे तो मैं आगे बढ़ा और मैंने अपने कैमरे की मदद से कुछ तस्वीरें लेनी शुरू की। फिर मैंने टूटी हुई खिड़की से बाहर देखा। हालांकि मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई घूम रहा है। मुझे ये नहीं पसंद। यार सुनो, मुझे लगता है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए। ओह माय गॉड, आखिर ये है कौन? खिड़की के बाहर देखो। जैसे ही हमने बाहर देखा तो बहुत सी टॉर्च हमारी तरफ बढ़ रही थी, और फिर अचानक मुझे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देने लगी। हम अकेले नहीं थे। क्या पता शायद वो लोग या फिर कोई और यहां रहता हो। मैं नहीं जानता और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलते हैं। मैं घबराते हुए एग्जिट की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जब मैंने ऐसी कोई चीज देखी जिस पर आंखें लगी हुई थी तो मैं फौरन अपने कदम पीछे कर लिए। एक सफेद बिना किसी आकार का एक सर पेड़ के पीछे से हमें झांक कर देख रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि मैं उसे देख रहा हूं तो वो फिर से छुप गया। लियोन, क्या हो रहा है? चलो यहां से बाहर निकलें। हम नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते। दरवाजे की दूसरी तरफ कोई है जो हमारे बाहर आने का इंतजार कर रहा है। जूलिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उसके चेहरे पर डर देख सकता था।
पैरों की आवाज़ हमारे और करीब आती हुई लग रही थी। हम नहीं जानते थे कि वो किन के पैरों की आवाज़ थी, लेकिन मैंने घर के जिस तरफ उस आदमी को देखा उसकी उल्टी तरफ से पैरों की आवाज़ें आ रही थी। ये एक जाल था। कुछ सेकंड्स के बाद पैरों की आवाज़ आना बंद हो गई, लेकिन हमें घर में जोर जोर से कुछ टूटने की आवाज़ आना शुरू हो गई। अब क्या? गाइस, ऊपर देखो! मैंने डरते हुए अपना सर ऊपर किया और उसके बाद जो मैंने देखा उससे बुरा होने की मैं उम्मीद नहीं कर सकता था। हर एक वार से छत की दीवार कमजोर हो रही थी। ये घर गिरने वाला है! हम बस बाहर भागने लगे। हम उसी रास्ते से बाहर निकले जहां मुझे वो आदमी दिखा था। हम जंगलों की तरफ भागे और पीछे से हमें घर के टूट कर गिरने की आवाज आई। जैसे ही हम बाहर निकले वो बच्चे हमें दोबारा दिखे। गुस्से में मैंने फ्रांस का कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुमने हमें जान से मारने की कोशिश की। वो क्या? तुमने हमारे अंदर होते हुए इस घर को गिराने की कोशिश की? मुझे तुम्हें मारना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया। हम अभी आए। हम ये शोर सुनकर बस अभी यहां आए हैं, ये देखने की तुम लोग ठीक हो या नहीं। हमारे इसमें कोई हाथ नहीं है। क्या हुआ? बकवास कर रहे हो तुम। हमने तुम्हें टॉर्च के साथ यहां देखा था, वो तुम ही थे। अचानक इतना शोर सुनकर पुलिस वहां आ गई। जब हम उनसे बात कर रहे थे तो मैंने उस लड़के के बारे में बताने के लिए उन बच्चों को मुड़कर देखा, लेकिन वो गायब हो चुके थे। हमारी पूरी यात्रा में हम ये सोचते रहे कि हमारे साथ हुआ क्या ये काम उन नौजवान बच्चों का था या फिर कोई और भूत? जैसे ही हमने उस दिन की वीडियो देखी, हमारे सवालों का जवाब हमें मिल गया। जब हम घर से बाहर निकले तो हमने ध्यान नहीं दिया कि किस तरह उन बच्चों के कपड़ों पर इतनी मिट्टी लगी हुई थी, और उनमें से एक जिसके कपड़े सबसे ज्यादा गंदे थे, उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा था जो उसने घर की दीवार तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया होगा। आज तक हमें समझ नहीं आया कि हमने आखिर उनके साथ ऐसा क्या किया था कि वो हमें इस तरह मारने की कोशिश करने लगे। इन सब के बीच हम अपने चैनल पर अलग अलग जगहों की वीडियोस डालते रहे, और वो भी जहां हमें भूतों का एहसास हुआ हो सकता है कि हमें किसी दिन सच में किसी भूत का सामना करना पड़े, लेकिन मुझे यकीन है वो उतने खतरनाक नहीं होंगे जितने कि इंसान थे।